क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कर्मचारियों की भर्ती या रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सनल। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कर्मचारियों की आवश्यकता, कितनी कर्मचारियों की आवश्यकता है हमारी कंपनी में, इस बात को डिसाइड कर लेने के बाद, इस बात का निर्धारण कर लेने के बाद अगला स्टेप आता है कि भावी कर्मचारियों को विभिन्न स्रोतों से खोज करना। मतलब भावी कर्मचारी मतलब भविष्य में जो व्यक्ति हमारे कर्मचारी हो सकते हैं उनको विभिन्न स्रोतों से खोजना। स्रोत होते हैं सोर्सेज, जहाँ जहाँ से हमारे को कर्मचारियों की प्राप्ति हो सकती है वो सब हमारे सोर्सेज होते हैं। कहने का मतलब अलग अलग जगह से कर्मचारियों को खोजना और उन्हें संस्था में नौकरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म या प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रेरित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास एप्लीकेशंस भेजें, हमारे पास जो पोस्ट खाली है उसके लिए। अधिक से अधिक लोगों के चुनाव होने पर श्रेष्ठ कर्मचारियों के चुनाव की संभावना होती है। यहाँ पर मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि हमारे पास अप्लाई करेंगे तो उनमें से बहुत अच्छा कर्मचारी जो है वो हमारे को मिल सकता है। अन्यथा क्या होगा, थोड़े से कर्मचारी हमारे को भेजेंगे एप्लीकेशंस, तो अगर उनमें कोई ठीक नहीं भी है तब भी हमें उनमें से ही किसी को चुनना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आएँ। उसके बाद ये बोला गया कि हम उनको आकर्षित करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लेने के लिए। एक बार यदि गलत या आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हम रख लेते हैं किसी भी कारण से, तो उनको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। उनकी यूनियंस होती हैं और फिर कर्मचारियों को संस्था से निकालना सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसी बहुत सोच विचार करने के बाद ही ये कार्य किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया जाता है यहाँ पर कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, एप्लीकेशंस भेजें। इसलिए हम लोग इसे सकारात्मक प्रक्रिया या फिर पॉजिटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हम बुला रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। डेफिनेशन पर आते हैं। डाल्टन ई मैकफार्लैंड के अनुसार यह संभावित कर्मचारी, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हमारी संस्था में एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो सभी हमारे संभावित कर्मचारी हैं। संभावना है कि शायद ये वाला व्यक्ति भी मेरा कर्मचारी बन जाएगा, हम नहीं जानते किसकी सिलेक्शन होगी। इसी सभी संभावित कर्मचारी हैं। संभावित कर्मचारियों को कंपनी की ओर आकर्षित करने की ये प्रक्रिया होती है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ई मैकफार्लैंड, इट्स एन प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द कंपनी। अब अगला टॉपिक हमारा है भर्ती की नीति या रिक्रूटमेंट पॉलिसी। भर्ती की नीति है मतलब कैसे, नियम एक प्रकार से समझे। प्लानिंग चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है नियम या नीतियाँ क्या होती हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम भर्ती से संबंधित नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रमिकों की भर्ती प्रबंधकों द्वारा पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार होनी चाहिए। मालिक पहले ही या मैनेजर्स पहले ही डिसाइड कर लें कि हाँ इस प्रकार से हम कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, तो वो पूर्व निर्धारित मतलब प्री डिटरमिन्ड या प्री डिसाइडेड होता है। इसके बारे में कुछ एक नियमों का पालन हम लोग करते हैं, नीतियों का पालन हम लोग करते हैं। और पहला पॉइंट है भर्ती होने वाले प्रत्याशी, प्रत्याशी मतलब एप्लीकेंट्स जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भेजे हैं। भर्ती होने वाले प्रत्याशियों की संख्या संस्था की चालू आवश्यकताओं के अनुरूप हो। चालू आवश्यकता है मतलब इस वक्त हमारे को कितने कर्मचारी चाहिए, उसके अनुसार ही हम कर्मचारियों को भर्ती करें। ना बहुत अधिक ना बहुत कम, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए कर्मचारी हमारे पास और बहुत कम भी ना रहें। सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बी रिक्रूटेड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, neither more or less than it. Second one is recruitment must be centralized to keep the coordination and control in the recruitment work. भर्ती केंद्रित हो ताकि भर्ती के काम में समन्वय और नियंत्रण रखा जा सके। केंद्रित होने का क्या मतलब हुआ, पूरी कंपनी में बहुत सारे विभाग होते हैं। हर एक विभाग जो है उसमें अलग अलग कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो हर एक विभाग खुद अपने कर्मचारियों की भर्ती ना करे, बल्कि कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए एक अलग विभाग हम लोग बनाते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट, वही सभी कर्मचारियों की भर्ती करता है। कहने का मतलब केंद्रीय जगह से सभी विभागों के कर्मचारियों को भर्ती किया जाए। थर्ड पॉइंट है भर्ती करते समय प्रत्याशियों की प्रदर्शित योग्यता और अनिवार्य योग्यता का मिलान कर लेना चाहिए। अब बोला गया भर्ती करते समय प्रत्याशी मतलब एप्लीकेंट जिसने कि हमारे को एप्लीकेशन भेजी है, उसकी प्रदर्शित योग्यता ध्यान से समझें। प्रदर्शित योग्यता क्या चीज़ होती है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने एमए की हुई है, तो ये उसकी बताई हुई, जो वो बता रहा है, प्रदर्शित करना मतलब बताना, जो वो बता रहा है
क्वालिफ़िकेशन अपनी कि मैं एमए हूँ। और अनिवार्य योग्यता मतलब हमारे को कितना पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। यदि हम जो आदमी रखना चाह रहे हैं वो भी एमए है, तो मतलब हमने दोनों का मिलान किया और हमें लगा अनिवार्य मतलब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। हमें ये लगा कि जितना हमें चाहिए था उतना ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो कम से कम उतना तो पढ़ा होना चाहिए, उससे अधिक है तो कोई बात नहीं। वाइल द रिक्रूटमेंट मेंशंस एंड डिजायर्ड क्वालिफिकेशन शुड बी मैच्ड। फोर्थ पॉइंट हमारा है रिक्रूटमेंट फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म बाय द क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजर। भर्ती संबंधी कार्य जो किए जाएं वो एक या कुछ योग्य अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस्ड, योग्य मतलब क्वालिफाइड, अनुभवी एक्सपीरियंस्ड, कुशल एफिशिएंट अधिकारी ऑफिसर्स के द्वारा किए जाने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भर्ती का काम किया जाना चाहिए जो कि उस कार्य के योग्य हों, जिन्हें उसके बारे में पता है, जो अनुभवी हैं, जिनको इस कार्य का काफ़ी एक्सपीरियंस है और कुशल हैं मतलब एक्सपर्ट हैं वो अपने काम में। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है भर्ती का कार्यक्रम संस्था की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान बनाकर। भर्ती का जो कार्यक्रम है, हमारी कंपनी की आवश्यकता क्या है, कितने कर्मचारी हमारे को चाहिए, उसका पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान बना लें कि आने वाले समय में भी हमारे को इतने कर्मचारी चाहिए होंगे। उनका पूर्वानुमान बनाकर ऐसे समय नियोजित किया जाए, प्लान किया जाए कि संस्था को सही समय पर सही और प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सके। इस प्रकार से हम लोग प्लानिंग करें कि जब हमारे को कर्मचारी चाहिए होंगे तब हमारे को सही मतलब जैसा कर्मचारी चाहिए वैसा प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड कर्मचारी चाहिए, और सही संख्या में भी कर्मचारी हमारे को उपलब्ध हो जाएं, जितने चाहिए उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमको मिल सकें। सो रिक्रूटमेंट वर्क शुड बी एज पर द प्री डिटरमेंट और अकॉर्डिंग टू द कंपनीज नीड। प्री डिटरमेंट मीन्स पहले से डिसाइड किया जाए कंपनी की नीड मतलब कंपनी की क्या आवश्यकताएं हैं, सो दैट द कंपनी शुड गेट द राइट पर्सन, ट्रेंड वन, इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भर्ती की योजना कर्मचारी प्रबंधक द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। भर्ती का प्लान जो है वो कर्मचारी प्रबंधक मतलब हमारे जो पर्सनल मैनेजर होता है उसके द्वारा बनाई जाती है, जिसमें पक्षपात का कोई स्थान ना हो। रिक्रूटमेंट प्लान शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए मैनर सो दैट नो बायसनेस मस्ट बी देयर। पक्षपात का मतलब है ये हमारी जान पहचान का है तो इसको हम रख लेते हैं, ये नहीं है तो इसको निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कंपनी के लिए जो सबसे हितकर है वही व्यक्ति रखा जाना चाहिए। अगला है सरकार की नीति के अनुसार रिक्त स्थानों के लिए विस्थापित, विकलांग, आवश्यकता प्राप्त, अवकाश प्राप्त सैनिक, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को भी जो है वो को भी उपयुक्त अवसर मिल सके। कहने का मतलब है जब हम ये भर्ती की योजना बनाएं तो सरकार की नीति जो होगी उसे भी ध्यान में रखा जाए कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं कि विस्थापित मतलब जिन्हें नौकरी से निकाला गया, ठीक है, विकलांग मतलब हैंडीकैप आदमी जो है, अवकाश प्राप्त सैनिक मतलब रिटायर्ड जो आर्मी पर्सनल हैं, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ओबीसीज हो सकते हैं, अनुसूचित जाति SC STs हो सकते हैं, इनके प्रत्याशी इनके कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी मौका मिले। अगर रिजर्वेशन वगैरह के अगर कुछ नियम है उससे संबंधित तो उस रिजर्वेशन के नियमों को ध्यान में भी रखा जाए। Government policies for filling up the vacant post must be taken into consideration while recruitment, such as the displaced, disabled, retired army persons, OBCs, STs, SCs. Candidates should also be given proper weightage. 8th point is such sources of the recruitment must be used which are more reliable and their effectiveness must be checked from time to time. भर्ती के उन्हीं स्रोतों का उपयोग करें। अब ध्यान से देखें स्रोत शब्द का क्या अर्थ होता है, जहाँ से हमारे किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, कि जो कर्मचारी हमारे को चाहिए वो हमको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, जहाँ से भी कर्मचारी मिलेंगे वो सभी क्या है सोर्सेज हैं। तो भर्ती के उन्हीं स्रोतों का उपयोग हम करें जो सर्वाधिक विश्वसनीय हों। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक विश्वास हम जिनके ऊपर कर सकें, उनकी कुशलता कि वहाँ से जो कर्मचारी आते हैं क्या वो अब अच्छे कर्मचारी आ रहे हैं कि पहले अच्छे आते थे अब अच्छे नहीं आ रहे, तो उसकी कुशलता की जांच भी हम समय समय पर करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि
भर्ती पद की अपेक्षा के अनुसार की जाए जिससे कि संस्था को श्रेष्ठतम कर्मचारी मिल सके। रिक्रूटमेंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे गेट बेटर वर्कर्स। देखो, भर्ती पद की अपेक्षा के अनुसार, पद मतलब पोस्ट, जिस पोस्ट पे हम कर्मचारी को रखना चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर कर्मचारी से हम क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। मतलब अगर कोई वर्कर एक विशेष टाइप की मशीन पे काम करेगा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसको इस मशीन की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ ध्यान रखें कि हम कौन सी पोस्ट पे उसे लगाने वाले हैं, उससे हमने क्या काम लेना है, और जो वर्कर हम रखने वाले हैं उस वर्कर को वो वाला काम अच्छे से आता है कि नहीं आता। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक मशीन पे उत्पादन करना है, कोई चीज़ें बनानी है, उसके लिए हम कर्मचारी रखने जा रहे हैं, परंतु हमारे को जब इंटरव्यू लोग देने आए या टेस्ट देने आए तो उस टाइम पर एक वर्कर है जिसको सेल विक्रय विभाग का बहुत अनुभव है, 20-30 साल का अनुभव है। तो हमारे को वो एक अनुभवी कर्मचारी मिला, और यदि हम देख लेते हैं कि काफ़ी अनुभवी है और उसको रख लो, परंतु हम उस व्यक्ति को अनुभव जो है वो विक्रय का है, सेल का है, प्रोडक्शन या क्रय का, उत्पादन का नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें ये देखना है कि हम उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, क्या उस कार्य के बारे में वो एक्सपर्ट है कि नहीं। तो वही यहाँ पर दिया गया। अगला पॉइंट है 10th पॉइंट हमारा, भर्ती की नीति जो है वो लोचशील होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि समय और स्थान के अनुसार जैसी आवश्यकता हो वैसे इसमें परिवर्तन कर सकें। लोचशील का मतलब है जो आवश्यकता के अनुसार चेंज की जा सके। सो रिक्रूटमेंट पॉलिसी मस्ट बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द टाइम एंड नीड ऑफ टाइम एंड प्लेस। 11th पॉइंट है, गलत लोगों के चुनाव को रोकने के लिए चयन के नियम आदि सही होने चाहिए, ताकि यदि हमारा नियम गलत होगा तो गलत आदमी इसमें आ सकता है, उसका चुनाव हो सकता है। द रूल्स ऑफ द सिलेक्शन मस्ट बी बेस्ट टू स्टॉप द सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग पर्सनस। अब आता है अगला हमारा भर्ती की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, कैसे हम भर्ती करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से समझ लें कि पिछला जो चैप्टर हमने किया वो स्टाफिंग था, नियुक्तिकरण था, और वही हमारी यूनिट है जिसमें ये एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भर्ती क्या चीज़ होती है, इसका मीनिंग एक बार आसानी से समझ लें, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो भर्ती का मतलब होता है कि जब हम कर्मचारी रखना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो उस टाइम पर हम सबसे पहला क्या काम करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं कि भाई हमारी कंपनी में हमारे को इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो जो जो व्यक्ति नौकरी चाहता है वो हमारी कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म हमारे को भेजे। तो एप्लीकेशन फॉर्म विज्ञापन को देखने के बाद वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आएंगे वो हम एक फ़ाइल में इकट्ठे करते रहते हैं उनको। आखिरी दिन जैसे हमने समय दे दिया कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए। तो ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म जो आते जाएंगे उनको हम एक फ़ाइल में लगाते जाएंगे। यहाँ तक का काम जो है एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करना और एक फ़ाइल में इकट्ठे करते रहना। अभी हम कुछ नहीं चेक करेंगे, बस जो आ गया लगाते जाएंगे। यहाँ तक का काम जो है वो भर्ती कहलाता है। उसके बाद उन एप्लीकेशन फॉर्म को छांटना, उनमें टेस्ट लेना, निकालना, इंटरव्यू लेना, वो सब आगे का काम है। ठीक है, तब देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, पहला है भर्ती का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। सबसे पहले तो हम अनुमान लगाते हैं कि क्या हमारी संस्था में कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता है, क्या कोई पोस्ट खाली है। ठीक है, तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि कर्मचारी की आवश्यकता है भी हमको या नहीं भी है। सेकंड स्टेप हमारा आता है उसके बाद कर्मचारियों की मांग करना। जब हमने लगाया कि लगता है कि शायद कुछ कर्मचारी चाहिए होंगे, रिक्विजिशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि हम सभी कहीं से हमें मालूम चल रहा है कि कर्मचारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, जितने मैनेजर्स हमारे पास हैं, हम उन सभी मैनेजर्स को कहेंगे कि आप सभी अपनी अपनी लिस्ट भेजो कि भाई आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने कर्मचारी किस किस प्रकार के चाहिए। तो उसकी लिस्ट जो होती है वो हम मंगवाते हैं, दैट इज़ नोन एज रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो प्रत्येक विभाग का जो मैनेजर होगा अपने अपने विभाग में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उसको निर्धारित करेगा, उसको डिसाइड करेगा, और कर्मचारी प्रबंधक या फिर पर्सन मैनेजर को उसको सूचित करेगा। थर्ड पॉइंट इसके बाद आता है स्टेप, इसका बाद हमारा आता है भर्ती के स्रोतों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो कर्मचारी हमारे को चाहिए, ये कर्मचारी हमको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो वो होते हैं स्रोत जिनको हम पहचानते हैं, जहाँ से हमें कर्मचारी प्राप्त करना है वो स्थान
पहचान हम ढूंढते हैं अब। तो सोर्सेज की पहचान करना, तो यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट पर्सन मैनेजर अब ये निर्णय लेगा कि अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारी हमें कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे। अगला स्टेप हमारा आता है चौथा पॉइंट, इच्छुक लोगों को आमंत्रित करना, या इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। अब जो व्यक्ति हमारी कंपनी में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। जब एक बार स्रोतों की पहचान हो जाती है तो इच्छुक लोगों को आवेदन करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। कर्मचारी प्रबंधक एक सूचना तैयार करता है, एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो विज्ञापन है या कुछ भी है, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विस्तृत रूप में एक सूचना तैयार करता है। ये इन्फॉर्मेशन वो सरल भाषा में बनाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में आ जाए, और उस सूचना को बहुत आकर्षक ढंग से तैयार किया जाता है ताकि उसको सभी व्यक्ति देख पढ़ें और पढ़ने के बाद हमारी कंपनी में से आकर्षित हों कंपनी की तरफ और अप्लाई करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें, आवेदन करें। अब ये जो सूचना भिजवाई जाती है कर्मचारियों के पास, उसमें क्या क्या हो सकता है। ए पॉइंट हमारा है रिक्त स्थानों की संख्या, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर कर लेते हैं। हाँ, रिक्त स्थानों की संख्या, नंबर ऑफ द वेकेंट पोस्ट, की हमारी कंपनी में कितनी स्थान खाली हैं, कितनी वेकेंट पोस्ट हैं, कितनी जगह खाली है, हमने कितने कर्मचारी रखने हैं। बी पॉइंट है कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, ये जो वर्कर हम रखने जा रहे हैं, इस वर्कर को काम क्या क्या करना होगा। थर्ड पॉइंट है अपेक्षित योग्यता या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हम जो कर्मचारी रखना चाहते हैं उसमें कम से कम इतनी योग्यता, इतनी क्वालिफिकेशन, उसने इतनी पढ़ाई तो अवश्य की हो। डी पॉइंट है अनुभव या फिर एक्सपीरियंस, यदि हम कर्मचारी रखना चाहते हैं तो हमें कितना अनुभवी कर्मचारी चाहिए कि कम से कम उसको इस कार्य का 5 साल का अनुभव हो, 10 साल का अनुभव हो, तो ये भी इसमें लिखा जाता है। ई पॉइंट है पारिश्रमिक का विवरण या डिटेल ऑफ द रेम्युनरेशन, कि ये जो व्यक्ति हम रखेंगे उसको हम कितनी तनख्वाह देंगे। एफ पॉइंट है नौकरी की शर्तें, कंडीशंस फॉर द जॉब, कि किन किन शर्तों पर नौकरी पर रखा जाएगा, जैसे कि इतने समय तक उसे टेम्प्रेरी रखा जाएगा, फिर उसको परमानेंट किया जाएगा इत्यादि। अगला पॉइंट है जी पॉइंट, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि या फिर लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कौन सी तारीख तक ये एप्लीकेशन मिल सकती है। जैसे एग्जांपल हमने पहले लिया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन ली जाएंगी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ही एप्लीकेशन ली जाएंगी। 31 जनवरी के बाद शाम को 5 बजे के बाद कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। एच पॉइंट हो गया चयन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण, डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्कर का जब चयन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे पहले उसका ये टेस्ट होगा, फिर ये टेस्ट लिए जाएंगे उनसे, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल डिसीजन जो है हमारी कमेटी का होगा। ये सारी बातें हम उसमें लिखेंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट है कर्मचारियों का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ द वर्कर्स। अब हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं अब उनको हम छांटने का काम करेंगे कि भाई ये वाली हमने एप्लीकेशन को ठीक लग रही है, ये वाली एप्लीकेशन ठीक नहीं लग रही है, तो किसको हमने शामिल करना है अपने लिस्ट में या किसको नहीं करना, किसको रिजेक्ट कर देना है, वो काम चलता है। 6 पॉइंट है आवेदकों की सूची तैयार करना, प्रिपरेशन द लिस्ट ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट एप्लीकेंट्स। आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारे पास आए हैं वही कि अब उनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक वो जो वांछित योग्यताएं रखते हैं, दूसरे जो नहीं रखते। वांछित योग्यता डिजायर्ड क्वालिफिकेशन हमने बताया था कि भाई इतना पढ़ा लिखा तो व्यक्ति होना चाहिए, जो उतना पढ़ा लिखा है। जैसे एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिया कि एमए व्यक्ति तो होना ही चाहिए कम से कम पढ़ा हुआ, तो जो एमए पूरा है, पास है, उसको हम रखेंगे। जो एमए नहीं है, केवल बीए ही है या भी कर रहा है, तो उसको हम नहीं रखेंगे। मतलब उसकी हम लिस्ट हम अलग से उन्हीं की बनाते हैं जिन्होंने पूरी क्वालिफ़िकेशन की हुई है। जिन्होंने पूरी क्वालिफ़िकेशन नहीं रखी उसको तो फॉर्म को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अगला स्टेप हमारा आता है कर्मचारी भर्ती के स्रोत या फिर साधन, सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। कर्मचारी जो भर्ती किए जाएंगे वो कहाँ कहाँ से कर्मचारी हमारे को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो अभी ए टाइप से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसको हम कहते हैं आंतरिक स्रोत या इंटरनल सोर्सेज। रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज, कि कंपनी के अंदर से ही यदि हम खाली पोस्ट को भर लेते हैं तो उसे आंतरिक स्रोत या इंटरनल सोर्सेज या रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र। एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जैसे एक ही पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है उसी पोस्ट पे दूसरी ब्रांच में भेज देना, तो ये स्थानांतरण कहलाता है।
सेकंड पॉइंट हमारा है पदोन्नति के द्वारा रिक्त स्थान भरना, फिलिंग द वैकेंसी बाय द प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर के ऊपर सुपरवाइज़र है, तो हमने कह दिया कि जो वर्कर सबसे अच्छा कार्य करेगा आने वाले 2 सालों तक या 5 सालों तक उसको हम प्रमोशन दे देंगे, पर सुपरवाइज़र बना देंगे। तो हमने क्या किया, वर्कर को जो अच्छा कार्य करता था उसको उसकी ऊपर वाली पोस्ट पर भेज दिया। इसको पदोन्नति कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये केवल उच्च या मध्य स्तरीय पदों को भरने के लिए ही प्रयोग की जाती है। दिस मेथड कैन बी यूज टू फिल अप द हायर एंड द मिडल लेवल पोस्ट। नीचे वाली जो पोस्ट है, वर्कर है, उसको सुपरवाइज़र बनाया जा सकता है, फोरमैन बनाया जा सकता है, ऊपर और भेजें तो मैनेजर बनाया जा सकता है, ठीक है। परंतु जो सबसे नीचे वाली पोस्ट है कि सबसे नीचे तो वर्कर है, इसको और नीचे वाली पोस्ट से नहीं भरा जा सकता क्योंकि ये पोस्ट पहले ही सबसे नीचे है। सेकंड पॉइंट है, ये प्रक्रिया एक श्रृंखला को जन्म देती है क्योंकि उच्च पद पर पदोन्नति से भरने से उसे नीचे वाली पद खाली हो जाते हैं। दिस मेथड गिव्स एन चेन इफेक्ट, द हायर पोस्ट इज फिल्ड अप बाय द प्रमोशन, लोअर पोस्ट गेट्स वेकेंट। अभी हमने ये कहा कि मैनेजर की पोस्ट खाली हुई, हमने फोरमैन को मैनेजर बना दिया, सुपरवाइज़र को फोरमैन बना दिया, एक वर्कर को हमने सुपरवाइज़र बना दिया। परंतु हुआ ये कि धीरे धीरे सबसे नीचे वाली पोस्ट है वो खाली ही रह गई। वही पॉइंट आ गया हमारे को, सी पॉइंट दिया गया। इस विधि के द्वारा संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता समाप्त नहीं होती, बल्कि आवश्यकता का स्तर का स्वरूप बदल जाता है। By this method, need of the employees does not fulfills, but the level of the demand changes। कि पहले हमारे को एक मैनेजर चाहिए था, अब हमने बारी बारी से एक एक को ऊपर ऊपर प्रमोट करते गए, अब क्या चाहिए, कर्मचारी की पोस्ट खाली हो गई। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति की पोस्ट तो खाली रह गई, पहले वो मैनेजर की थी, अब वो वर्कर की है।